एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज वीआईपी सेशन ऑफ द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपको इस साल भी बोर्ड एग्जाम्स में। हमने सारे क्वेश्चंस को डिवाइड किया है इनटू इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। सो विदाउट मच डिले लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। अगर आपको ऐसे और भी सेशंस चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। ऐसे लाइव सेशंस हमारे चैनल पे चल रहे हैं, तो अगर आप कोई भी वीआईपी सेशन मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू कैन जॉइन अस इन द लाइव सेशन। ठीक है, सो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का वन शॉट सेशन भी हमने संडे को किया था, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मैम इस चैप्टर को रिवाइज करवा दो। तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से इस सेशन में चैप्टर को रिवाइज करा है। अगर आपने इस सेशन को नहीं देखा, इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। वाह! With this, let us start with the very first question. पहले हम easy question से शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर मुझे चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। Which one of the following group of countries collectively defeated Napoleon in 1815? तो कौन से बैटल में किया था? बैटल ऑफ वाटरलू। और कौन से ईयर में किया था? 1815 बाय प्रभु कंट्रीज, है ना। तो प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, असर्शन रीजन क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन सबका। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन इट्स पीपल। जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया तो रशियन लैंग्वेज लोगों पे थोपा गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The use of Polish soon came to be a symbol of struggle against Russian dominance, ये भी सही स्टेटमेंट है ना। तो एक तरीके से आप ये एक्सप्लेनेशन है, मतलब दोनों जो है स्टेटमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब पोलैंड के ऊपर रशिया ने ऑक्यूपेशन किया तभी पॉलिश लैंग्वेज एक सिंबल बना रेजिस्टेंस का अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर इज ट्रू। आई थिंक आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन इट्स पीपल। तो ये गलत आंसर यहाँ दे रखा है बच्चों। ए ऑप्शन होना चाहिए। ए इसीलिए होना चाहिए कि क्योंकि रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया, क्योंकि हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है कि भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा रिबेलियन है। तो यहाँ पर इसी को कि रशियन लैंग्वेज इम्पोज किया गया है, इसलिए पॉलिश लैंग्वेज वॉज अ एक्ट ऑफ एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, सो दिस इज यहाँ गलत दे रखा है। अगला, how did the Greek War of Independence mobilize nationalist feelings amongst the educated elite across Europe? Explain. तो अगेन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो यहाँ बोल सकते हो द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस began in 1821. Greece was considered as a, क्या कीवर्ड है? Cradle of civilization by European nationalists, है ना। However, Greece was a part of an Islamic empire, Ottoman Empire, that was not liked by many nationalists, and therefore the European nationalists supported Greece in their struggle for independence. उन्होंने उसको support किया। एक English poet था Lord Byron, who also wanted the independence of Greece and funded the revolution. However, in 1824 fever के वजह से he died before participating in the war. Finally 1832 में आप कह सकते हो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड दैट मेड ग्रीस इनटू अ नेशन स्टेट। क्लियर? काफी पोएट्स ने, नेशनलिस्ट ने ग्रीस का सपोर्ट किया इन देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4। कंजर्वेटिव रेजीम सेटअप इन यूरोप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। जो कंजर्वेटिव रेजीम आया जब नेपोलियन को हराया गया, एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में एस्टैब्लिश किया गया, वो ऑटोक्रेटिक था। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट था। इसके हमें रीजंस, हमें आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। तो पहले आप बोल सकते हो कि हाँ वो ऑटोक्रेटिक था क्योंकि उसने पूरे यूरोप में सेंसरशिप लगा दी थी एंड उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, वेयर
no one was allowed to speak against the conservative order, है ना. जो भी लेजिटिमेसी क्वेश्चन करता था ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट उनको जेल में डाल दिया जाता था. इसमें आप ये भी पॉइंट बोल सकते हो कि सारे जो लिबरल्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, जो नेशनल लिबरल्स थे, जो नेशनल यूनिफिकेशन चाहते थे, दे वर नाउ फोर्स्ड टू गो अंडरग्राउंड एंड फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज. ठीक है, आप ये पॉइंट लिख सकते हो. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. ऑलराइट, 5वें क्वेश्चन पे आई होप आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चों. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कवाउर. जो चीफ मिनिस्टर कवाउर था ना इटली का, उसका आपको बताना है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन, बिल्कुल सही है. ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन इटालियन, ये भी सही है. ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमैट, ये बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, ये नहीं है. तो यहाँ पर 1, 2 डेफिनेटली सही है. 3 भी बोल सकते हो क्योंकि उसने डिप्लोमेसी की थी फ्रांस के साथ. तो ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. ठीक है, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन फ्रेडरिक स्यूरो's ड्रीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस इन 1848. तो यहाँ पर आप लिखोगे कि फ्रेडरिक स्यूरो ने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी, द ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. यहाँ पर इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ड्रीमी विजन या यूटोपियन विजन बिकॉज men, women and children are drawn standing in a straight line, wearing their national costumes and holding their national flag at a time when नेशन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट. जब नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे तब लोगों को एक कतार में खड़ा किया गया जहां उन्होंने अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम पहनी थी, प्लस मेन वुमेन को इक्वल एक ही लाइन में खड़ा किया गया, शोइंग इक्वालिटी दैट डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना. तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो. ऑलराइट, नाउ वी कम टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस. Arrange the following in a chronological order and choose the correct option. Napoleonic Wars. तो Napoleonic Wars, let's say 1805 से 1815 तक चल रहे थे, है ना. ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में. हाँ, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1821 से 32, एंड स्लैव नेशनलिज्म इन ऑटोनोमस एम्पायर 1870s ऑनवर्ड्स वगैरह सब चल रहा था. तो आपका 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4 है यहाँ का आंसर. ठीक है. ऑलराइट, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन. तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि कभी भी ये क्वेश्चन आए पहला लाइन होना चाहिए आपका, इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन. इटली वाज डिवाइडेड. अच्छा, इटालियन यूनिफिकेशन सबसे पहले किसने अटेम्प्ट किया था? गुसिपी मजीनी ने, जिनका ये बिलीफ था कि दैट इटली विल गेट टू ट्रू लिबरेशन ओनली व्हेन इट फॉर्म्स अ नेशन स्टेट, है ना. बट उनका जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया. आप ये पॉइंट लिख सकते हो गुसिपी मजीनी के बारे में. फिर आप कहना कि जो इटली है, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स एंड ओनली 1 स्टेट called Sardinia Piedmont was ruled by an Italian prince जिसका नाम था विक्टर इमानुअल II. अब विक्टर इमानुअल gave the responsibility of uniting all Italians to his chief minister Cavour. Cavour ने फ्रांस के साथ diplomatic alliance करके they defeated the Austrian Habsburg Empire. He managed to form a partnership with Garibaldi, the peasant leader, and he defeated the papal forces and the kingdom of two Sicilies. And finally in 1861 जो है विक्टर इमानुअल II जो है लीडर बनते हैं ऑफ अ यूनाइटेड इटली. ही इज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. अब आपको बहुत ईयर्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस 1861 इज एन इंपॉर्टेंट ईयर टू रिमेंबर. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं. जल्दी से यो दे दो चैट बॉक्स में अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चों अभी तक. Read the facts regarding the revolution of the liberals in Europe during 1848 and choose the correct option. तो मिडिल क्लास रेवोल्यूशन, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क तो नहीं हुआ था. यूनिवर्सल सेल्फ मेल सफरेज हैड प्रोक्लेम्ड, ये जरूर हुआ था. सारे मेन को राइट टू वोट दिया गया था. पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन नहीं दिया गया था. फ्रीडम ऑफ स्पीच हैड बीन प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर, ये भी सही है. तो 2 और 4 यहाँ मुझे सही लग रहा है. अच्छा, यहाँ पर आई थिंक ये है कि व्हाट वर द डिमांड्स. तो एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क वाज डिमांडेड. आई थिंक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था. तो फिर 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट. क्या ये ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन डी. एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क डिडंट हैपन बट इट वाज डिमांडेड. 1 and 2 आर करेक्ट. 1 and 2 आर करेक्ट. बट फ्रीडम ऑफ प्रेस भी तो पूछी गई थी. फ्रीडम ऑफ प्रेस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिबर्टी,
है ना? मेरे हिसाब से आंसर 1, 2 और 4 होना चाहिए गाइज। इसको चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई थिंक 4 कैन बी द करेक्ट आंसर, पर एक बार चेक करना पड़ेगा। सो चेक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। होमवर्क। All right, explain the role of Otto von Bismarck in the unification of Germany. तो यहाँ पर आप बताओगे कि Otto von Bismarck is considered to be the architect of Germany as he played a very important role in unifying Germany with the help of a modern bureaucracy and army. तो यहाँ आप लिखोगे कि रेवोल्यूशन पहले लिबरल्स ने ट्राई किया था 1848 में टू यूनिफाई जर्मन स्पीकिंग पीपल अंडर वन नेशन स्टेट। हाउएवर वो फेल हो गया था अंडर फ्रेडरिक विल्हेल्म IV। फिर एक नया लीडर आया काइजर विलियम I। इस लीडरशिप के अंडर ऑटो वन बिस्मार्क फॉट 3 wars for 7 years with FAD countries France, Austria, Denmark and finally 1871 पैलेस ऑफ वर्साइल्स में काइजर विलियम II को प्रोक्लेम किया गया एज द किंग ऑफ अ यूनिफाइड जर्मनी। अब तो रट गया होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट द रोल ऑफ गुसीपी मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यार गुसीपी मजीनी जो है वो कार्बोनारी में उन्होंने ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा। कार्बोनारी नाम की सीक्रेट सोसाइटी के वो पार्ट थे, बट लेटर ऑन ही सेट अप हिज ओन सीक्रेट सोसाइटीज कॉल्ड यंग इटली इन वर्साइल्स, यंग इटली एंड यंग यूरोप इन बर्न। हाउएवर आप क्या कहोगे, मतलब फिर आप कहोगे गुसीपी मजीनी बिलीव्ड कि गॉड वांटेड मैनकाइंड टू स्टे, मतलब द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड इज नेशन स्टेट्स। अगर लोगों को रहना चाहिए तो नेशन स्टेट्स में रहना चाहिए। ही बिलीव्ड कि आप इटली जो है तभी लिबरेट होगा जब वो अपना खुद का नेशन स्टेट एस्टैब्लिश करेगा। राइट, तो उन्होंने काफ़ी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जो पूरे यूरोप में भी फैली। हाउएवर 2 ऑफ हिज अटेम्प्ट्स टू यूनिफाई इटली फेल्ड। ईयर याद करने की जरूरत है, यू कैन जस्ट राइट इट जनरली। व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। अब तो ये रट गया होगा कि उन्होंने काफी सारे मेजर्स लिए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल ला पात्री, फादरलैंड, पापा पात्री, है ना, कि फ्रांस जो है एक फादरलैंड है और ले सिटोयन और हम सब इसके सिटीजन्स हैं, इक्वल सिटीजन्स हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट लाया गया। एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग एस्टैब्लिश किया गया टू रिप्लेस द ओल्ड रॉयल स्टैंडर्ड। राइट, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाया गया एंड व्हाट एल्स सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज ब्रॉट, मैं ब्लैंक हो रही हूँ। स्टेट नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश की गई इन ऑर्डर टू रिप्लेस द स्टेट जनरल। यूनिफॉर्म लॉज। फ्रांस एज अ लैंग्वेज, एज अ कॉमन लैंग्वेज वाज ब्रॉट अबाउट, और जो रीजनल डायलेक्ट्स है उसको डिस्करेज किया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजर्स लाए गए। ठीक है, चलो लेट्स डू टिक चक टिक। इजी, मीडियम, डन। पर एक क्वेश्चन में अभी भी कंफ्यूजन है, उसका आंसर गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेट्स मूव ऑन टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो डिफिकल्ट नहीं है बट वी पुट इट इन द हार्ड कैटेगरी क्योंकि कुछ तो डालने ही थे। तो गाइस अगर आपको यूट्यूब सेशंस में मजा आ रहा है पर आपको लग रहा है कि क्लासेस कभी भी हो जाती है, स्केड्यूल क्लैरिटी नहीं है, हमें और ज्यादा अच्छी तरीके से मेंटरशिप चाहिए, कोई हमें अच्छी तरीके से पढ़ा दे, हमारे टेस्ट ले रेगुलरली, हमारा 80% ऑफ द सिलेबस डेफिनेटली करा दे मिड टर्म्स तक, रिविजन कराए, प्री बोर्ड रिविजन कराए, नोट्स हमको प्रोवाइड करे, पीवाईक्यूज हमको प्रोवाइड करे, हर टाइप के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस कराए, तो आकार बैच इज फॉर यू। हम लोग आपको आकार बैच में 10th of June से पढ़ाना शुरू करेंगे। इसी बड़े बोर्ड पे मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी। यू डू नॉट वांट टू मिस इट, क्योंकि ये वाली फीस इज 80% ऑफ, जिसपे आपको ये पूरा कोर्स पूरे साल के लिए मिल रहा है 1499 रुपीज। इतने की तो टी शर्ट भी नहीं आती है आजकल ब्रांडेड, है ना। पूरे साल का आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें 95% गारंटीड आपको बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे अगर आप वो सब करते हो जो हम आपको बताते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको एनरोल कर लो अगर आपके दिमाग में है एनरोल करने का, क्योंकि ये फीस बढ़ जाएगी। ये जो आपका ऑफर है खत्म हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले से उसमें कूपन कोड लगाए। आई विल सी यू इन दी आकार क्लास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। What changes did Napoleon introduce to make administrative system more efficient in the territories ruled by them? तो नेपोलियन ने कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन लाया, जिसमें सबसे पहले स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स का कॉन्सेप्ट लाया, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाए, सो दैट फ्री रिस्ट्रिक्शंस हटाए, सो दैट एक अच्छी तरीके से ईज ऑफ बिजनेस हो पाए। इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है
उसको इंट्रोड्यूस की, पहली बार निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट लाया गया, है ना। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इंप्रूव किया गया फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सिंप्लीफाई किए गए, फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश किया गया, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। Question 14. In Britain, the formation of nation state was not a result of sudden upheaval or revolution. Validate the statement with relevant arguments. आप कह सकते हो कि Britain unification is considered to be a strange case क्योंकि वहाँ पर the Britain nation state was made not through a bloody revolution but through a bloodless revolution called the Glorious Revolution. 1688 में धीरे से पावर मोनार्की से लेके पार्लियामेंट को दी गई, which made इंग्लैंड इनटू अ नेशन स्टेट। फिर 1707 एक्ट के अंतर्गत स्कॉटलैंड वाज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन एंड दे फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बाय 1801 आफ्टर द डिफीट ऑफ वुल्फटोन जो कैथोलिक्स को लीड कर रहा था, आयरलैंड वाज आल्सो मेड अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर आप लिख सकते हो कि उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज इंपोज किया गया, यूनियन जैक फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, गॉड सेव द किंग नेशनल एंथम गाया गया। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। Alright, question number 15 पे हम आ चुके हैं। Culture had played an important role in the development of nationalism in Europe during the 18th and the 19th century. सिर्फ राष्ट्र बनाने के लिए तलवारों की अलावा कल्चर को भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया गया। क्या आप इस बात को मानोगे? आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर आप यहाँ लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल रोमांटिसिज्म इन द 1830s spread in Europe like wildfire and created nationalist feelings amongst people, especially the poor. है ना, रोमांटिक इमेजिनेशन या पीपल हु बिलीव इन रोमांटिसिज्म बिलीव करते थे कि फॉर नेशन बिल्डिंग दे क्रिटिसाइज्ड ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस और रीजन एंड वॉर, और बात करते थे अबाउट मिस्टिकल फीलिंग्स, रोमांटिक इमेजिनेशन, है ना, इंटुइशन, राइट। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था दास वॉक, दैट इज द ट्रू जर्मन कल्चर कैन बी फाउंड अमंग्स द कॉमन पीपल एंड ट्रू जर्मन स्पिरिट दैट इज वॉल्गाइस्ट जो है वो आपको फोक डांसेस और फोक सॉन्ग्स में मिलेंगे। कैरल क्रुपुंस्की जो एक पॉलिश रोमांटिक था, ही टॉक्ड अबाउट यू नो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थ्रू ऑपेरा म्यूजिक, थ्रू डांसेस लाइक मुजुर्का एंड पोलोनाइस। यहाँ वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का यूज काफी रोमांटिक्स बोलते थे, कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्पेशली अमंग द लिटरेट। लैंग्वेज वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस पोलैंड में, जहाँ पर पोलैंड के जो प्रीचर्स थे और जो बिशप्स थे वो पॉलिश लैंग्वेज यूज करते थे, बिकॉज ऑफ विच उनको एग्जाइल में भी भेज दिया गया था, जेल में भी डाल दिया गया था बाय रशियन अथॉरिटीज। तो आप ये सारे एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो, ग्रिम ब्रदर्स भी दे सकते हो, एग्जैक्टली। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन एंड देन आई एम गोना गिव यू द रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस एज होमवर्क। अब जो भी बच्चे सही होमवर्क आंसर्स देंगे उनका नाम मैं टेलीग्राम पे डालूंगी अलॉन्ग विद योर आंसर्स। ठीक है, चलो। The idealistic liberal democratic sentiment of nationalism became a narrow creed with limited ends. Support the statement in the context of Balkan nationalism. अगर आपको ये लाइन समझ भी नहीं आई तो आपको पता है बाल्कन नेशनलिज्म के बारे में कहानी पूछी जा रही है, तो आप यहाँ पर बाल्कन्स के बारे में लिख सकते हो, या फिर आप पहली लाइन यही लिख लो कि जो पहले लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था ऑफ नेशन बिल्डिंग, नाउ इट स्टार्टेड टर्निंग टूवर्ड्स इंपीरियलिज्म, वो इंपीरियलिज्म से मिक्स होने लगा, है ना। तो बाल्कन मतलब पहले नेशन बिल्डिंग था, अपना नेशन राष्ट्र बनाना है, बात होने लगी अपना राष्ट्र तो बनानी है, बाकी राष्ट्रों का भी एरिया हमें अपने अंदर लेना है, ग्रीडी होने लगे बहुत सारे नेशंस। तो बाल्कन्स क्या है? प्रेजेंट डे रोमानिया, ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ऑल ऑफ दिस इज मॉडर्न डे बाल्कन एरिया। नाउ क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड स्प्रेड ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स, ये जो बाल्कन नेशंस थे जो पहले ऑटोमन एम्पायर के पार्ट थे, अब वो इंडिपेंडेंट नेशनैलिटीज बन गई। हाउएवर being independent, they were extremely jealous of each other and wanted to conquer each other's territory, है ना, एक दूसरे की टेरिटरी वो खाना चाहते थे। Now all of this conflict became even more explosive with the intervention of great powers, Germany, Russia, England, Austria, है ना, ये सारे जो powers थे, they wanted to control the resource rich Balkan area, which and the small and big conflicts eventually led to the First World War जो 1914 से चला था। ठीक है, ये है आपके 16 क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन होमवर्क की तरह है, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वीआईपी, तो करके जरूर जाना। लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, रीड द ऑप्शंस केयरफुली। What helped in the formation of a nation state in Britain? ये ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी है तो बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों।
nationalism which emerged as a force in the late 19th century, उसका क्या मतलब है? Okay, a large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. The spread of ideas of romantic nationalism in the Balkans together with disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. ठीक है, इसके आंसर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट एनी आंसर डोंट वरी, आई लेट यू नो ऑल द आंसर्स इन द टेलीग्राम चैनल, और पिन्ड कमेंट में भी आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल फाइंड द आंसर्स. ठीक है, सो दैट इज इट. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगे. आई विल सून सी यू लाइव. अभी के लिए मैं चेन्नई में हूँ. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. बाय बाय.